व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। चौथे नंबर पर पढ़ा था हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से पढ़ा था। 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। देखो 8 प्रकार से हिंदी में अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से वाक्य के भेद भी होते हैं और 8 हिंदी में कारक भी होते हैं और 8 प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद भी होते हैं। ये 8 प्रकार से हम 3 स्थानों पर पढ़ते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद 8 होते हैं। कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है। कारकों की संख्या 8 होती है और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से पढ़ रहे थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब इसको परिभाषा में व्यक्त करेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। परिभाषा में व्यक्त करेंगे जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीभ मुख में या मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती। देखो नाम ही क्या है? स्पर्श। यानी कहीं न कहीं स्पर्श होना। और कहाँ स्पर्श होना? जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। इस कारण इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क से लेकर, ये कहां से होते हैं? क से लेकर म तक 25 होती है। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से लेकर म तक कितनी होती है? 25 होती है। अर्थात जो स्पर्श व्यंजन है वो हिंदी में जो 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, और प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5-5 व्यंजन है। इस प्रकार से क, च, ट, त, प 5 पंजे 25 हो जाते हैं। अर्थात इन व्यंजनों की संख्या कितनी है? का वर्ग से प वर्ग के सभी 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। एक बात यहाँ पर विशेष है जिसे नोट कर लेना है, हमें समझना है। वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान में पांचों पंचमाक्षर
वर्तमान में पांचों पंचमाक्षरों को नासिके वर्तमान में पांचों पंचमाक्षरों को नासिके तथा च वर्ग के चारों व्यंजन वर्तमान में पांचों पंचमाक्षरों को नासिके तथा च वर्ग के चारों व्यंजनों च वर्ग के चारों व्यंजनों च, छ, ज और झ, इन चारों व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी माना जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्तमान में पांचों पंचमाक्षरों को नासिके तथा च वर्ग के चारों व्यंजन च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी में माना जाता है। वर्तमान में जो पांचों पंचमाक्षर है उनको नासिक के व्यंजन में शामिल किया जाता है तथा च वर्ग के चारों जो व्यंजन है च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी में माना जाता है। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है इनको अलग करने के बाद में 5 पंचमाक्षर और 4 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को अगर निकाल दिया जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है, अर्थात 9 व्यंजन हमारे यहाँ पर कम हो जाते हैं। देखिए आप क वर्ग च वर्ग पूरा हटा दें हम, क्योंकि 4 तो हमारे पास स्पर्श संघर्षी में चले गए और एक पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन में चला गया। क, च, ट, त और प, इन प्रत्येक व्यंजन वर्गों में ये क वर्ग हो जाएगा, ये ट वर्ग हो जाएगा, ये त वर्ग हो जाएगा और ये प वर्ग हो जाएगा। देखिए क, ख, ग, घ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में देखिए त, थ, द और ध। प वर्ग में प, फ, ब और भ। इस प्रकार से हमारे पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या बचती है कितनी? 1, 2 और 3। 4 वर्ग यहाँ पर है और 4 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 4-4 व्यंजन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है 4 × 4, 4 × 4 बराबर 16। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 16, क्योंकि 5 पंचमाक्षरों को हमने नासिके में गिना और च वर्ग के चारों जो व्यंजन है ये स्पर्श संघर्ष, यानी स्पर्श तो है ही सही, साथ में ये संघर्षी भी हैं, इसलिए स्पर्श संघर्षी में चले जाते हैं और स्पर्श व्यंजनों की कुल हमारी संख्या आ जाती है 16। ठीक है, प्रश्न में हमें अगर ऑप्शन में 16 आता है तो ही 16 लगाना, अन्यथा हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है? 25 है। देखिए प्रश्न यूं आता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। अब ऑप्शन नंबर 1 25, नंबर 2 4, नंबर 3 22 और नंबर 4 20। तो हमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पर क्या लगानी है? 25 लगानी है। क्या लगानी है? 25 लगानी है, अर्थात हमारा जो उत्तर सही होगा वो 25 होगा। अगर यही ऑप्शन बदल जाते हैं
और इसमें 25 के स्थान पर क्या है 16 आ जाती हैं, तो फिर 25 को न लगाकर हम क्या लगाएंगे, फिर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो 16 होगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन बिल्कुल जो स्पर्श व्यंजन है केवल और केवल स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 16 है, इसलिए फिर हमारा ऑप्शन 25 न होकर क्या होगा 16। और ऑप्शन में विकल्प में अगर 16 नहीं आता है तो हमें 25 करना, और विकल्प में दोनों आते हैं या फिर 25 ना आके 16 ही आता है तो भी हमें 16 करना है, और दोनों अगर आ जाते हैं तो उस स्थिति में हमें 16 करना है, और 16 विकल्प में नहीं होता है तो ही हमें 25 करना है। विकल्प में 16 और 25 दोनों हैं तो फिर हमें 16 लगाना है, और विकल्प में अगर 25 ही है तो फिर हमें 25 लगाना, 16 जब होगा ही नहीं तो हमें नहीं लगाना, और दोनों की स्थिति में हमारा ऑप्शन 16 होगा। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या हो जाती है 16 हो जाती है। अर्थात स्पर्श व्यंजन वे जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है स्पर्श करती, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से लेकर म तक 25 है। कितनी है 25 है, लेकिन वर्तमान में पांचों पंचमा अक्षरों को नासिक के तथा च वर्ग के चारों व्यंजन च छ ज छ को स्पर्श संघर्ष में गिना जाता है या माना जाता है, तो फिर हमारे पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आ जाती है 16। ऐसे हैं स्पर्श व्यंजन 25, लेकिन मूलतः केवल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 मानी जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती हैं उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख विवर में रगड़ खाते और रगड़ खाकर बाहर निकलती। इससे क्या होता है संघर्ष होता, वायु को संघर्ष करना पड़ता बाहर निकलने के लिए, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब संघर्ष होता है तो वायु क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। देखिए मुख विवर में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु क्या है गर्म हो जाती है, इसलिए इनको उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है उष्मीय व्यंजन
ये होते हैं तीनों, तो क्या होते हैं सकार, स ये तालव्य से है और ये मूर्धन्य से और ये दंते से है, और एक ह वर्ण आता है। इनकी संख्या होती है कितनी? 4 होती है। उष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब प्रश्न कैसे आता है कि निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है, अर्थात तीन इनमें से होगा और एक अन्य होगा, या उसमें व्यंजनों का समूह है, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो हमें इनमें से ही जवाब देना। अर्थात जो संघर्षी व्यंजन है ये तीनों सकार और ह होता है। इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और जब वायु रगड़ खाती है तो वो गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। 5 ध्वनियां ऐसी है जो उर्दू पारसी अरबी पारसी की क, ख, ग, ज और फ, इन्हें भी क्या है? इन्हें भी संघर्षी माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तब भी वायु को क्या है? रगड़ खाना पड़ता, मुख विवर में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन व्यंजन का उच्चारण करने में भी संघर्ष पैदा होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी माना जाता है। लेकिन ये अरबी फारसी ध्वनियां हैं, अरबी फारसी ध्वनियां हैं। कौन सी है? अरबी फारसी ध्वनियां हैं, इसलिए इनकी गणना हिंदी में नहीं होती। हालांकि ये संघर्षी है, लेकिन क्या है? हमारे हिंदी में जो संघर्षी व्यंजन है उनकी संख्या केवल 4 है, क्योंकि ये विदेशी भाषा है, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी क्या होता है? यानी वे वर्ण, ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में रगड़ भी खाती हैं और संघर्ष भी पैदा होता है, अर्थात जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श भी करती हैं और संघर्ष भी होता है। परिभाषा देखिए, वे ध्वनियां या वे व्यंजन वर्ण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श भी करती हैं, स्पर्श भी करती हैं और रगड़ भी खाती हैं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श भी करती और रगड़ भी खाती हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। स्पर्श संघर्षी इनकी संख्या भी कितनी है? 4। सबसे पहले तुम्हारा ध्यान स्पर्श शब्द आते कहां जाना चाहिए? स्पर्श व्यंजन जो 25 है जिन्हें हमने च वर्ग से अलग किया था, 5 पंचमाक्षरों को और 4 संघर्षी व्यंजनों को, स्पर्श संघर्षी को,
तो ये स्पर्श भी है, यानी 25 में से ही है। 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनमें से ही है। ऐसे कौन से वर्ण है जिनमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी पैदा होता है? तो ये 4 वर्ण हमारे पास है, च, छ, ज और झ। ये चारों जो वर्ण हैं, चारों जो व्यंजन हैं, इनमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये च वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के? च वर्ग के हैं। कौन से हैं? स्पर्श प्लस संघर्षी व्यंजन इन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी। स्पर्श संघर्षी, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती। कितनी होती है? 4 होती। इस प्रकार से हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़े हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श भी करती हैं और रगड़ भी खाती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो कि च वर्ग के आते हैं, च, छ, ज, झ। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आता है हमारा चौथे नंबर पर व्यंजन नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन किन्हें कहा जाएगा? नासिक के व्यंजन या वे ध्वनियां या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण से, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती, अर्थात ज्यादा जो वायु है नाक से बाहर निकलती, नासिका से बाहर निकलती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पंचमा अक्षर है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। प्रत्येक जो व्यंजन वर्ग का 5वां वर्ण है, सभी वर्गों का जो पंचमा अक्षर है वो क्या है? नासिक के व्यंजन है। तो इनकी संख्या हो जाएगी, नासिक के व्यंजनों की संख्या, नासिक के व्यंजन 5 इनकी संख्या है। कितनी है? 5 है। देखिए आप, ग, य, न, म और न, ये 5 व्यंजन है। कितने हैं? 5। ये क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन। इस प्रकार से नासिक के व्यंजन वे हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती है, अर्थात नाक से बाहर निकलती है ज्यादा वायु, मुख से कम और नाक से ज्यादा निकलती है, वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या हमारी हिंदी में 5 है। ग, य, न, म, न, ये क्या है? 5 हमारे नासिक के व्यंजन हैं। 5वें नंबर पर आता है संघर्षहीन। संघर्षहीन यानी ऐसी ध्वनियां या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में संघर्ष नहीं होता है, उन्हें संघर्षहीन ध्वनियां कहते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में संघर्ष नहीं होता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में संघर्ष
नहीं होता है, संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है। संघर्षहीन ध्वनियां या संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इन ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में संघर्ष नहीं होता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या है संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या है 2। कितनी है? 2। और ये संघर्षहीन व्यंजन है ये और व, ये दोनों हैं, ये और व, ये संघर्षहीन व्यंजन है, अर्थात ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में संघर्ष नहीं होता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षहीन। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पहला है संघर्षहीन। संघर्षहीन प्लस इन्हें कहेंगे हम स्पर्श अर्ध स्वर और प्लस अंतस्थ व्यंजन भी इन्हें, क्योंकि अंतस्थ व्यंजनों में भी इनको गिना जाता है। इस प्रकार से इनके 3 नाम होंगे, संघर्षहीन, अर्ध स्वर और अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या है 2। प्रकंपित या इसे लुंठित भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित। देखिए लुंठित प्रकंपित का मतलब होता है, इसका अर्थ अगर देखें तो लुढ़कना या फड़फड़ाना। अर्थात जब इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या है? फड़फड़ाती हैं, लुढ़कती हैं। देखिए वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा गोलाकार या बेलनाकार रूप धारण कर लेती हैं, या बेलनाकार रूप धारण कर लेती हैं, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या है 1 कहलाता है। इसकी संख्या, और ये होता है एकमात्र र वर्ण। ऐसा वर्ण जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ बेलनाकार या गोलाकार रूप धारण कर लेती है, इसलिए इसे क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जीभ क्या है? फड़फड़ा रही है, लुढ़क रही है, लुढ़कता हुआ ये व्यंजन बाहर आता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। आगे है 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक का मतलब होता है बगल से। पार्श्विक का मतलब होता है बगल से या किनारे से।
पार्श्व का अर्थ होता है बगल में, पार्श्व का अर्थ होता है बगल में या किनारे, किनारे से। देखो क्या होता है, जब इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो दोनों पार्श्व से, दोनों बगल से, मुख विवर में दोनों बगल से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ अवरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है? मुख विवर में अवरोध उत्पन्न करती है। मुख विवर में जीभ क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है तथा वायु दोनों पार्श्वों से, यानी बगल से, दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती हैं, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। यानी ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय मुख विवर में क्या है, जीभ खड़ी हो जाती है, अवरोध उत्पन्न करती है और वायु क्या दोनों पार्श्वों से, दोनों बगल से बाहर निकलती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और एक व्यंजन है ये जो है ल व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन में आता है, ये ल व्यंजन है और इसकी संख्या कितनी है? एक है। ये एक व्यंजन ऐसा है जो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है। कौन से व्यंजन की श्रेणी में आता है? पार्श्विक, अर्थात वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुख में अवरोध उत्पन्न करती है और वायु दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, यह पार्श्विक कहलाता है। के आधार पर अंतिम 8वां जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ताड़न जात। यह इसे कहते हैं उत्सित व्यंजन। उत्सित व्यंजन या इसे द्विगुणी भी कहा जाता है। द्विव स्पष्ट भी इसे कहा जाता है, द्विव स्पष्ट। ताड़नजात, उत्सित, द्विगुणी या द्विस्पृष्ट। ताड़नजात का अर्थ होता है ताड़ना। उत्सित का अर्थ होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। ताड़ना या फेंकना। देखिए परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करके झटके से जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आती हैं
ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं, ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूर्धा को स्पर्श करती हैं और झटके से नीचे आती हैं, ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि इन वर्णों को क्या है, फेंका जा रहा है, उत्सित यानी फेंका जा रहा है या ताड़ा जा रहा है, इसलिए इन्हें ताड़नजात या उत्सित व्यंजन कहते हैं। और ये हैं 2, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। अड़ और ड, ये 2 व्यंजन हैं जिन्हें उत्सित या ताड़नजात कहते हैं। उत्सित या ताड़नजात व्यंजन इन्हें कहा जाता है जिनकी संख्या 2 है। अर्थात ये ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने पर जिनका उच्चारण करने पर जीभ झटके से नीचे आती हैं, उत्सित या ताड़नजात व्यंजन कहलाते। इस प्रकार से हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से पढ़ा है। अब हम 5वें नंबर पर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। 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 इसमें हम संस्कृत के सूत्रों के आधार पर पढ़ते हैं। 7-8 ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पर हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए पहला सूत्र, अकुह विसर्ज नियानाम अकुह विसर्ज नियानाम कंठः अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात ये कंठ से उच्चरित होने वाले कंठे वर्ण हैं, कंठे वर्ण हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, अर्थात यहाँ हम स्वरों को भी साथ में ले लेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात कंठे ध्वनियां हैं। कौन सी हैं? कंठे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। जिनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। अब देखिए आप यहाँ कौन कौन सी, सबसे पहले अ का मतलब है यहाँ पर अ और आ दोनों स्वर, विश्व अ और आ दोनों, विश्व अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से है। क का मतलब यहाँ पर क वर्ग, क का मतलब क वर्ग, और क वर्ग के पांचों वर्ण, क वर्ग के पांचों वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ङ। ये पांचों वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। अ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? अ और आ। को का मतलब यहाँ पर क वर्ग, और क वर्ग के पांचों वर्ण, क वर्ग के पांचों वर्ण क, ख, ग, घ, ङ। और इसके बाद में आता ह। ह क्या है? उसमें व्यंजन। विसर्ग, विसर्ग का मतलब यहाँ पर विसर्ग क्या है? विसर्ग, विसर्ग, ये विसर्ग। इनका उच्चारण क्या है? कंठे, कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठे वर्ण है या कंठे ध्वनियां हैं, कंठे वर्ण। अ का मतलब आ, को का मतलब क वर्ग के पांचों वर्ण, और ह का मतलब उसमें व्यंजन है, विसर्ग का मतलब विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है। दूसरा सूत्र देखिए, इचु यसानाम तालव्य, इचु यसानाम, यसानाम, इचु यसानाम तालव्य, अर्थात ये कौन सी ध्वनियां? तालव्य ध्वनियां हैं। तालु, तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं। देखिए इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं। ई का मतलब दोनों, ई ई,
ऋस्व ए और दीर्घ ई दोनों। चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग और च वर्ग के पांचों वर्ण च, छ, ज, झ और ए। इनका उच्चारण क्या है? तालु से होता है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च वर्ग का मतलब च वर्ग के पांच वर्ण, ये से मतलब अंतस्थ व्यंजन ये। और स का मतलब क्या है? तालव्य से, सकार जो है ये, इनका उच्चारण क्या है? तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। तो इचु ऐसा नाम तालव्य सूत्र याद करना, और सूत्र में ई का मतलब क्या है? हमें ई यानी विश्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब यहाँ पर च वर्ग से है, च वर्ग के पांचों व्यंजन। ये से मतलब अंतस्थ व्यंजन ये, और स से मतलब यहाँ पर तालव्य स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तीसरा सूत्र देखिए, रेटु रसाणाम मूर्धा। रेटु रसाणाम मूर्धा, रेटु रसाणाम मूर्धा अर्थात ये मूर्धन्य वर्ण है। क्या है? मूर्धन्य। अब इनमें रे का मतलब क्या है? रेस्वर। रे का मतलब क्या है? रेस्वर। इसका उच्चारण टो का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग के पांचों वर्ण ट वर्ग, और ट वर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण। इनका उच्चारण और र, अंतस्थ व्यंजन र, अंतस्थ व्यंजन र और मूर्धन्य स। इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य वर्ण है, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। कहां से होते हैं? मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण अर्थात मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। इस प्रकार से अपुह विसर्जनीय नाम कंठ अर्थात ये कंठ ध्वनियां है। अ, आ, क वर्ग और क वर्ग के पांचों व्यंजन। ह विसर्ग, इनका उच्चारण क्या है? कंठ है। इचु ऐसा नाम तालव्य ए ई च वर्ग ये और स इनका तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, रीस्वर ट वर्ग के पांचों व्यंजन, र अंतस्थ व्यंजन और स मूर्धन्य वर्ण सकार। इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं लिरितु लसानाम दंता। लिरितु लसानाम दंता, लिरितु लसानाम, लिरितु लसानाम दंता अर्थात ये दंते ध्वनियां हैं। कौन सी हैं? दंते ध्वनियां हैं, जिनका उच्चारण दांतों से होता है। दंते ध्वनियां, दंते ध्वनियां। देखो लिरि का मतलब लिरि वर्ण, जो संस्कृत में स्वर है, हमारे हिंदी में नहीं चलता, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं। लिरि वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से यानी दांत से होता है। तो का मतलब त वर्ग, तो का मतलब त वर्ग और त वर्ग के पांचों व्यंजन त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण कहां से होता है? दांतों से होता है। त, थ दंते वर्ण है, ये दंते व्यंजन है। उसके बाद में आता ल, ल ये अंतस्थ व्यंजन है, और उसके बाद में आता है स। ये क्या है? दंते ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? दंते ध्वनियां अर्थात इनका उच्चारण दांतों से होता है। सूत्र याद करना, लिरितु लसानाम दंता। लिरि से लिरीश्वर जो संस्कृत का है। त वर्ग का मतलब त वर्ग के पांचों व्यंजन, और ल अंतस्थ व्यंजन, और स उसमें दंते स जो है उसमें व्यंजन, उनका उच्चारण क्या है? दांतों से होता। अगला सूत्र है पांचवा, उपु मध्य, उपु मध्य मानिए ओष्ठ। उपु मध्य मानिए ओष्ठ अर्थात ये ओष्ठे ध्वनियां, जिनका उच्चारण कहां से होता है? होठों से होता है। ओष्ठे ध्वनियां कौन सी है? ओष्ठे ध्वनियां। देखिए ये ओष्ठे ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ओ का मतलब दोनों स्वर, ऋस्व ओ और दीर्घ ऊ। पू का मतलब प वर्ग, प वर्ग के पांचों व्यंजन कौन कौन से? प, फ, ब, भ और म। इनका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है, अर्थात होठों से होता है। ओष्ठे ध्वनियां, कौन सी ध्वनियां हैं? ओष्ठे ध्वनियां, ओष्ठ ध्वनियां, ओष्ठे ध्वनियां। इस प्रकार से
ये 5 सूत्र हमारे पास है। 5 सूत्रों के माध्यम से हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं सूत्रों के माध्यम से। जैसे पहला सूत्र हमने पढ़ा आकुह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा हमने पढ़ा इचु यसनाम तालव्य, तीसरा रेटु रसनाम मोदा और चौथा ऋतु रसनाम दंता और पांचवा हमने पढ़ा उपु मध्य मानीय भूष्ट। एक तो कंठ तालु, कंठ तालु अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से किया जाता है वह कंठ तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। और ये क्या है, दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं और इसमें आता है ए और आई। ये दो ध्वनियां जिनका उच्चारण क्या है, कंठ तालव्य ध्वनियां है। कंठ तालव्य ध्वनियां है, कंठ तालव्य स्वर है, ध्वनियां कंठ तालव्य ध्वनियां। इनका दो उच्चारण स्थान कैसे, क्योंकि जो ए है वो अ प्लस ई, अ धन ई से मिलकर ए का निर्माण हुआ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, आपू है विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात इसका उच्चारण स्थान तो क्या है, कंठ है। और इसका उच्चारण स्थान इचु ऐसा नाम तालव्य, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। जब दोनों से मिलकर इस ध्वनि का निर्माण हुआ, इस स्वर का निर्माण हुआ, संयुक्त स्वर बना है, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, जो इन दोनों का होगा वही इसका उच्चारण स्थान होगा। इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आ प्लस ए बराबर आई बनता है। क्या बनता, आई। इसलिए इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और कंठ तालव्य, अर्थात इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। 7वां सूत्र आता है ओदतो कंठोष्टे, ओदतो कंठोष्टे, कंठोष्टे, ओदतो कंठोष्टे। इसमें दो स्वर आते ओ और आउ, ओ और आउ। इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ और ओष्ठ है, कंठ और होष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों इनका उच्चारण स्थान क्यों है, क्योंकि आ और उ से मिलकर बना है और संयुक्त स्वर है। क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का क्या है, ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, होष्ठ है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्टे। और इसी प्रकार से आ प्लस ओ बराबर क्या, आउ बना है। आउ का क्या होगा, उच्चारण स्थान कंठोष्टे। तो सूत्र आता है वो आता है वकारस्य दंतोष्टे, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टे, दंतोष्टे, वकारस्य दंतोष्टे अर्थात वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और होष्ठ से होता है, इसलिए इसे दंतोष्टे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंतोष्टे वर्ण कहा जाता है। विसर्ग और ह का उच्चारण कंठ के थोड़े नीचे से होता है, कंठ के थोड़े नीचे, थोड़े नीचे से होता है, थोड़े नीचे से काकल से होता है, काकल से होता है, काकल से होता है, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां भी कहा जाता है। काकल से होता है इसलिए, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां भी कहा जाता है। विसर्ग और ह का उच्चारण कंठ के थोड़े नीचे से होता है, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनियां भी कहा जाता है। विसर्ग और ह क्या है, काकल्य ध्वनियां है, क्योंकि इनका उच्चारण तो कंठ के थोड़ा नीचे से होता है, काकल्य ध्वनियां। ह को अली जिह्वा भी कहा जाता, अली जिह्वा वर्ण भी इसे कहा जाता है। कंठे ध्वनियों को, कंठे ध्वनियों को, कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य
ध्वनियां भी कहा जाता है। कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है, कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। और तालव्य ध्वनियों को कठोर तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। कठोर तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है, इन कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है और तालव्य ध्वनियों को कठोर तालव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। देखिए, एक वर्त से ध्वनियां होती हैं। कौन सी ध्वनियां होती है? वर्त से ध्वनियां, इनकी संख्या 5 है। कितनी है? वर्त से ध्वनियां। वर्त से का अर्थ होता है, जो वर्त से है उसका अर्थ होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़े, अर्थात मसूड़े से जो उच्चारित होती है, मसूड़ा। वर्त से ध्वनियों का मतलब, वर्त से का अर्थ होता है मसूड़ा। क्या अर्थ होता है? मसूड़ा। वर्त से ध्वनियां किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को स्पर्श करती हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को स्पर्श करती हैं, वर्त से ध्वनियां कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियां कहलाती? वर्त से ध्वनियां कहलाती हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को स्पर्श करती, कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं? वर्त से ध्वनियां कहलाती हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। न, स, र, न, स, र, ल और ज। ये 5 क्या है? वर्त से ध्वनियां हैं। कितनी है? 5 है। इन 5 को वर्त से ध्वनियां कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। वर्त से ध्वनियां इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ये वर्त से ध्वनियां कहलाती हैं। अयोगवाह ध्वनियां। देखो, अयोगवाह ध्वनियां क्या होती हैं? ये न तो स्वरों की श्रेणी में आती और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आती है। ऐसी ध्वनियां जो न तो स्वरों की श्रेणी में रखी जा सकती है और न ही व्यंजनों की श्रेणी में रखा जा सके। वे ध्वनियां जो न तो स्वरों की श्रेणी में, न तो स्वरों की श्रेणी में वे ध्वनियां जो न तो स्वरों की श्रेणी में और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आती हैं, अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहलाती। देखिए, अयोगवाह 3 शब्दों के योग से बना अयोगवाह। अ यानी नहीं, योग का मतलब जुड़कर,
वाहे का अर्थ होता है वहन, अर्थात वे ध्वनियां जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होती हैं, वे ध्वनियां जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होती वो अयोगवाद ध्वनियां कहलाती हैं। और हिंदी में अयोगवाद ध्वनियां, हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां, हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुस्वार और दूसरी है विसर्ग। एक है अनुस्वार और दूसरी है विसर्ग। एक है अनुस्वार और दूसरी है विसर्ग। देखिए अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है? स्वर के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि, स्वर के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि, बोली जाने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। स्वर के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। स्वर के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। अर्थात अनुस्वार का अंकन, उच्चारण स्थान से पहले वाले वर्ण पर किया जाता, पहले वाले वर्ण पर किया जाता है, अर्थात अनुस्वार का अंकन या अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उच्चारण स्थान से पहले वाले वर्ण पर किया जाता है। अर्थात जहां इसका उच्चारण होता है उससे पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगता है। जैसे एक शब्द आता है आशंका, उच्चारण कहाँ हो रहा है इसका? स और क के मध्य। स आ जो स्वर है और क जो व्यंजन है उसके मध्य इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये कहाँ है? पहले वाले वर्ण पर इसका प्रयोग किया जाता है। आकांक्षा, कंबक, कंकण, इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग जहां ये उच्चरित होता है उससे पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दूसरी आती है विसर्ग। विसर्ग एक तत्सम ध्वनि है। विसर्ग एक तत्सम ध्वनि है। विसर्ग एक तत्सम ध्वनि है। विसर्ग एक तत्सम ध्वनि अर्थात इसका विसर्ग एक तत्सम ध्वनि अर्थात इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। केवल तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। विसर्ग एक तत्सम ध्वनि अर्थात इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे प्रातः काल, अंतःकरण, मनः कामना, अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं उनके साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? देखिए वे ध्वनियां जो एकाधिक यानी एक से अधिक एकाधिक व्यंजनों
वे ध्वनियां जो एकाधिक व्यंजनों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। वे ध्वनियां जो एकाधिक व्यंजनों से मिलकर बनी है। वे ध्वनियां जो एकाधिक व्यंजनों के मेल से बनी है। और हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। स, त्र, गे और स्र। देखिए आप, ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बनी है। ये 4 संयुक्त अक्षर है, स, त्र, गे और स्र। देखिए, स, क और स से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। गे, ज और ए से मिलकर बना है। और स्र, स और र से मिलकर बना है। इस प्रकार से चारों संयुक्ताक्षर 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर निर्मित हुए, अर्थात ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। और शब्दकोश में अगर इनको देखा जाए तो सबसे पहले ये वर्ण देखा, स का मतलब हमें शब्दकोश में क देखना होगा। क के बाद में क जैसे आता है तो हमें स लेना होगा, त आता है तो हमें ये लेना होगा, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, हमें ये नहीं, इनका विश्लेषण करके शब्दकोश में देखना है। इस प्रकार से ये 4 संयुक्ताक्षर हमारी हिंदी में आते हैं। इसके बाद में आता है आगत ध्वनियां। एक हमने पढ़ा अयोगवा ध्वनियां और अब हम पढ़ रहे आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां क्या होती है? आगत ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका आगमन हिंदी में विदेशी भाषाओं से हुआ है। विदेशी भाषाओं से हुआ है आगत ध्वनियां कहलाती हैं। आगत ध्वनियां कहलाती हैं। वे ध्वनियां जिनका आगमन हिंदी में विदेशी भाषाओं से हुआ है, वे आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ये आगत ध्वनियां हैं, देखिए आप, क, ख, ग, ज, फ और औ। जो अंग्रेजी की हैं ये 5 हमारे अरबी फारसी की, क, ख, ग, झ, फ आगत ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां? ये आगत ध्वनियां हैं जिनका आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है। कौन सी ध्वनियां हैं? आगत ध्वनियां हैं। क, ख, ग, ज और फ ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा। क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा राजा शिव प्रसाद
सितारे हिंद ने प्रारंभ की, सितारे हिंद ने प्रारंभ की थी, प्रारंभ की थी। यानी जो ये अरबी फारसी जो ध्वनियां हैं इनके नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा की शुरुआत राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू की थी। वर्तमान में उन्हीं ध्वनियों के नीचे, उन्हीं ध्वनियों के नीचे नुक्ता, वर्तमान में उन्हीं ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाना आवश्यक है। वर्तमान में उन्हीं ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाना आवश्यक है जिनका समरूप शब्द, वर्तमान में उन्हीं ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाना आवश्यक है जिनका समरूप शब्द, जिनका समरूप शब्द हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में प्रचलित है। जैसे हिंदी में और विदेशी में, हिंदी में देखिए आप जरा, है ना, और नुक्ता लगाते जरा, गज, हिंदी में भी होता है, विदेशी भाषा में भी होता है गज, गज, खेर और एक खेर, खेर, जमाना और एक जमाना। इस प्रकार से जिनके समरूप शब्द हिंदी में प्रचलित हैं विदेशी भाषाओं के, तो विदेशी भाषाओं के शब्द प्रदर्शित करने के लिए हमें उनके नीचे क्या है, नुक्ता लगाना आवश्यक है। नुक्ते का प्रयोग, नुक्ते का प्रयोग अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियों के साथ किया जाता है। नुक्ते का प्रयोग अरबी फारसी ध्वनियों के साथ किया जाता है। नुक्ते का प्रयोग अरबी फारसी ध्वनियों के साथ किया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को, जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में, जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, या अंग्रेजी की ध्वनि है, और जिसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, बॉस, कॉलेज, ऑफिस आदि। तो ओ क्या है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है जिसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है।